वेलकम गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनी और उसका क्या क्या काम उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था, कंपनीज रूल और क्राउन्स रूल में क्या क्या एक्ट्स पास किए गए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 1934 में पहली बार एम.एन. रे जी ने रखा था और कांग्रेस ने पहली बार 1935 में यानी कि एक साल बाद ऑफिशियली डिमांड किया था कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा एक चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और जो कि ये डिमांड थी उसको अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। इस समय वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो उस समय ये डिमांड एक्सेप्ट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1942 में सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन भारत का अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ये कर सकते हैं जब भी वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो, क्योंकि उस समय चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू। तो उसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि चेक तो बना दिया है, इस पर डेट जो डेट दी है वो नहीं दी है, क्योंकि ये कह दिया गया था कि आप जब भी वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होगी उसके बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइएगा। तो ये एक पोस्ट डेटेड चेक था कि जो डेट नहीं है जिस पर, इस तरीके का कुछ था, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो उसके बाद में मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने और कैबिनेट मिशन एक भेजा गया था भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने कि आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही हुई और उसको फॉर्म किया गया था नवंबर 1946 में। इसका जो टोटल स्ट्रेंथ था वो था 389 का, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई थी। 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे और बाकी के जो 93 सीट्स जो बच गई थी वो आ रही थी प्रिंसली स्टेट्स में से। तो जो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें सीट्स जो थी वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉट की गई थी कि किसमें कितनी रहेंगी, और जो कम्युनिटीज़ थी उनके हिसाब से, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ये किया गया था। और वोटिंग का जो मेथड था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जैसा आज है, आज भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स के वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हैं उनसे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें राजा या इस तरीके से जो थे वो लोग इसे नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। कुछ जो नॉमिनेशन राजा कर रहे थे तो नॉमिनेटेड, और इलेक्शंस के द्वारा जो आ रहे थे तो उनके लिए इलेक्टेड। तो इस तरीके से पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। तो ये जो मेंबर्स है उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके द्वारा, जैसे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस आज भी होते हैं प्रेसिडेंट के आज हमारे देश में। उसके बाद में इलेक्शंस हुए थे, पहले इलेक्शन हुए जो जुलाई और अगस्त में 1946 में, जब जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने 208 सीट जीती थी, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 73 सीट्स जीती थी और इंडिपेंडेंट्स को 15 सीट्स जीतने मिली थी। जैसे कि टोटल सीट्स हम देखें यहाँ पर तो टोटल स्ट्रेंथ 389 की थी, उसमें से 296 जो सीट्स थी उन पे जो इलेक्शंस हुआ था उनमें से ये जो बंटवारा हुआ है सीट्स का वो इस तरीके से हुआ था कि कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। और जो 93 सीट्स हमने देखी कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी वो फिल नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने पार्ट नहीं लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन्होंने बॉयकॉट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नहीं हिस्सा लेंगे। और इसके बाद में इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशंस थे वो सभी लोगों के रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिले, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC STs सब और वुमेन भी इसमें देखने को मिले थे। लेकिन इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि इसमें महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी ये दोनों ही नहीं थे। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसके एक्सेप्शन है ये कि ये दोनों ही बड़े नेता जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे यहाँ पर। और ये उस समय सील अडॉप्ट की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका ये सील थी वहाँ पर। और उसके बाद में जो वर्किंग थी उसके बारे में पढ़ते हैं अभी।
तो जो पहली मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें कि 211 मेंबर्स ही केवल हिस्सा लिए। जैसे कि हमने देखा 296 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं, जो हमने जीते देखे थे कि 208 कांग्रेस के और बाकी। तो उनमें से केवल 211 मेंबर्स जो थे वही आए थे वर्क पहली मीटिंग में। जो मुस्लिम लीग ने जो भी सीट जीती थी, तो उनके जो भी मेंबर्स थे वो बॉयकॉट कर चुके थे इसे, क्योंकि वो सेपरेट पाकिस्तान चाहते थे, वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अलग देश चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इसको बॉयकॉट किया, जबकि वो सीट जीते थे, लेकिन उनके जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे वो इस मीटिंग में नहीं आए थे। उस समय जो ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम याद रखने वाला है क्योंकि ये पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिए गए थे उस समय। दिसंबर 9 की जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। जैसे कि फ्रांस में उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर है उसे टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाए जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में, यानी कि 2 दिन बाद ही नए प्रेसिडेंट डिसाइड कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी को बना दिया गया था, और सर बी एन राव, ये नाम अलग है। हमने पहले जो एम एन रॉय रे के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कि इसका सी ए के बारे में पहली बार बात की थी, तो वो अलग हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना है इनके साथ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाए गए थे, जो असेंबली थे उसके एडवाइज़र थे ये। तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिसके अंदर की जो भी काम होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी काम करेगी, उसके बारे में उन्होंने जो फंडामेंटल्स फिलोसॉफी है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा, वो सब के बारे में कुछ बातें रख दी थी असेंबली में। ये हुआ था 13 दिसंबर को। तो देखिए हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसमें कुछ फंडामेंटल जो आज की हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से कुछ की बात की गई थी, जैसे कि इंडिपेंडेंट सोवेरियन रिपब्लिक होगा भारत। उसके बाद में जैसे सोवरेन का मतलब ये है कि सभी जो भी आगे का गवर्नेंस है, जो भी एक्ट्स लॉज पास करने हैं, वो हम खुद किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम भारत देश जो है वो खुद ही अपने लॉज ला सकता है। ये सोवरेन का मतलब वहाँ पर था। और जो भी पावर्स थी वो सारी पीपल से डिवाइड होगी, जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये इस तरीके से होता है। तो वही कहा गया था। और सभी जो भारत के नागरिक थे उन्हें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सभी दे दिया गया था। ये सभी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, जो प्रियम्बल के बारे में भी लिखा गया है। इस प्रियम्बल में भी इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो इंटीग्रिटी और टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक को मेंटेन किया जाएगा, ये हमारी एक ड्यूटी है। तो ये सभी को आगे यूज़ किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय। ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में लिखे गए थे चीज़ें। उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने जो स्टे अवे, यानी कि जो बॉयकॉट कर चुकी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, वो धीरे धीरे अब उनके जो मेंबर्स थे वो आने लग गए, जो सीट्स थी वो पूरी होने लग गई। और अप्रैल 28, 1947 में इस दिन जो 6 स्टेट्स थी, उनमें से जो 5 जो स्टेट्स हैं उन्होंने असेंबली में पार्ट ले लिया था। तो 5 स्टेट्स तो राज़ी हो गई थी कि अब असेंबली में आ चुकी थी। और माउंटबेटन प्लान जो आया था जून 3 को 1947 में, इसमें पार्टीशन की बात कर दी गई थी। और जो भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उनमें से जो भारत के डोमिनियन में रहना चाहते थे, जो भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आ गए थे। और जो नहीं रहना चाहते थे, जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो वो पाकिस्तान में चले गए थे। और पार्टीशन का जो प्लान ये रख दिया गया था वहाँ पर। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमने पढ़ा था पहले 1947 का, उसमें 3 चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। पहला क्या था कि जो असेंबली थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, ये पूरी तरह से सवेरेन बॉडी थी, यानी कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, इनकी जो मर्जी है ये वो चीज़ लिख सकते थे। इनको पूरी तरीके से राइट्स दे दी गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का खुद फ्रेम करें, किसी की जो भी है बातचीत उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। और दूसरी बात ये रखी गई थी इसमें कि जो भी असेंबली एक्ट बनाएगी, यानी कि असेंबली का 2 काम थे आगे, हम इसमें देख रहे हैं कि असेंबली आगे 2 काम करने वाली थी। कि एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो कि संविधान हमारा है वो बनाएगी, और उसके बाद में दूसरा काम ये था कि जो भी लॉज पास करने, कंट्री को चलाने के लिए, देश को, जो पहली पार्लियामेंट कही जाएगी, वो भी यही असेंबली का काम था। तो जो हमारे लॉज बनाने का काम था, जब वो करने के लिए असेंबली बैठेगी, तो उस समय जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जी वी मावलेंकर साहब।
और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में बातचीत करने के लिए जब भी असेंबली बैठेगी तो उस समय जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, तो ये दो नाम हम याद रखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं तो कौन थे, और जब लॉ बनाने बैठी है असेंबली तब कौन चेयरमैन थे। और उसके बाद में ये जो फंक्शंस थे ये चलते रहे कब तक, नवंबर 26 1949 तक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था। और उस दिन हमने कुछ कुछ पार्ट्स उसी दिन अडॉप्ट कर लिए थे, ये हम आगे देखेंगे। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो विड्रॉ कर चुके थे, वो अपना जो जो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे वो चले गए थे वापस। और जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 299 आ गई थी, अब कम होकर, जो पहले 389 हुआ करती थी, फिक्स की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, वो अब 299 रह गई। और इसके अलावा और भी कुछ काम किए थे इन्होंने, जैसे जो असेंबली बैठी थी तो पहला काम ये था कि कॉमनवेल्थ में भारत का मेंबरशिप फिक्स कर दी गई थी। कॉमनवेल्थ वो देशों का एक समूह था जिसमें कि इंग्लैंड के अंडर जो भी कंट्रीज रही हैं उनका एक समूह जो था उसे कॉमनवेल्थ कहा गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये भी काम किया कि नेशनल फ्लैग जो भारत का है वो अडॉप्ट किया गया जुलाई 22 1947 को। ये देखिए, ये डेट अलग है, ये पहले हमने अडॉप्ट कर लिया था नेशनल फ्लैग को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे, जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे। और राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे जो वही दिन, जनवरी 24 को। और जो असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनके 11 सेशन हुए टोटल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की जो असेंबली चली। इस समय में 11 सेशंस हुए थे। ये नंबर याद रखने वाला है यहाँ पर कि कितने सेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए थे टोटल, तो 11 सेशंस हुए थे। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो 114 दिन के लिए टेस्ट कंसिडर किया गया था। जिस तरीके से बजट भी बनता है तो उसे कंसिडर किया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे कितने दिन के लिए क्या उसका प्रोसीजर होता है बजट पास करने का। तो उसी तरीके से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी 114 दिन के लिए स्टडी किया गया था। और 60 कंट्री से ज़्यादा देशों से ये पढ़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन। या ये नहीं कह सकते हम कि ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं से बोरो किया गया था या किसी और देश से हमने लिया है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं हम ये कह सकते हैं कि हमने बाकी के सभी देशों के, यानी कि काफ़ी देशों के, 60 से ज़्यादा देशों के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। वहाँ पे जो जो भी लिखा गया है उसको पढ़ा वहाँ पर, और जो भारत के हिसाब से जो हमको लगा कि ये भारत के लिए ज़रूरी है, उनको उस समय लगा, तो वो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बोरो किया है। हमारे हिसाब से कुछ चेंजेस भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे उसके अंदर। तो ये बातें थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और 24 जनवरी को 1950 में ये लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रखा गया था। 26 जनवरी को हमने अडॉप्ट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और इस दिन को क्यों अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जो कि हमारा सेशन हुआ था, लाहौर सेशन की बात कर रहे हैं। तो उस समय ये कहा गया था कि जो जनवरी 26 है, यहाँ इस दिन हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, 1930 जनवरी 26। तो उस दिन को हमने इम्पोर्टेंस देते हुए ये दिन अडॉप्ट किया था हमारा संविधान। हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है ये दिन। उसके बाद में कुछ कमिटीज़ बिठाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें से कि 8 मेजर कमिटीज़ थी और जो कुछ माइनर थी, जैसे कि 15 माइनर कमिटीज़ थी। उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जो 8 मेजर थे उनके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी थी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये सरदार पटेल जी के। और ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी बिठाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी थी। जो एडवाइजरी कमेटी थी वो सरदार पटेल जी के अंडर थी, और उसके अंडर और कुछ सब कमिटीज़ बिठाई गई थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स की कमेटी बिठाई गई थी, माइनॉरिटीज़ की, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के लिए, असम, ये सब एरियाज़ के लिए, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए भी, ये सब उसके माइनर कमेटी थी। उसके बाद में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर थी। स्टेट्स कमेटी थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। स्टीयरिंग कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ये संविधान बनाने के लिए बिठाई गई थी। ये अगस्त 29 1947 इस दिन ये कमेटी को बिठाया गया था। इसमें 7 मेंबर्स थे। BR अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे, और BR अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के।
जो मेंबर्स थे उनका नाम यहाँ पर हैं, जो कि जिनमें से कि दो जो थे वो रिप्लेस किए गए थे, यानी कि पहले BL मिटर जी इसमें थे, इसमें रखे गए थे इस कमेटी में, लेकिन उनकी इल हेल्थ की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनकी जगह पर N माधव राव को लिया गया कमेटी में। और DP खैतान जी की डेथ हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी को लिया गया था। तो ये जो चेंजेस रहते हैं, जैसे कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं कमिटीज़ में, अगर कुछ हो जाता है तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है याद रखना कि ये उनकी जगह पर आए थे। उसके बाद में एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट्स उसके अडॉप्ट कर लिए गए थे शुरुआत में, जैसे कि एक प्रियम्बल को और 395 आर्टिकल्स को और 8 शेड्यूल्स को अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ कुछ आर्टिकल्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं, जैसे 5, 6, 9, 8, 9, ये सभी जो आर्टिकल्स हैं ये सब 26 नवंबर को ही फोर्स में ला दिए गए थे। उसके बाद में जो रिपब्लिक डे है 1930 में, जैसे पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में दिसंबर में, उसमें डिसाइड किया गया था कि 1930 में जो जनवरी 26 का डेट है वो उस दिन हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, इसीलिए हमने 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। नहीं तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था, लेकिन हमने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था सारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पार्ट्स हमने 26 नवंबर को ही फोर्स में ला दिया था, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 जनवरी को फोर्स में आया। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में ये डेट लिखी गई है 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन को हमने अडॉप्ट किया था प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल देखिए हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को ही। तो जैसे ही हमने अडॉप्ट कर लिया, तो जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, जो हमने पिछली बार पढ़े थे पिछले लेक्चर में 1935 का और 1947 का, इसे रिपील कर दिया गया था। लेकिन जो प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट था ये रहा, ये कंटिन्यू किया गया था, ये कुछ समय रहा उसके। और ये कब अबॉलिश किया गया था ये आप देखिए, नेट आप सर्च कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ये आज का आपका सवाल है। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने मिलेगी कि ये प्रीवी काउंसिल जो हुआ करता था वो सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके से इसका मतलब कब ये एबॉलिश किया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जैसे कि ये कहा जाता था कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए गए थे पीपल के द्वारा, कुछ इनडायरेक्ट थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इस तरीके से थे। तो ये कहा गया था कि पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ये कहा गया कि ये पूरी तरह से सवर्न नहीं है, क्योंकि सॉवरेन नहीं है, यानी कि खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, क्योंकि ये प्रपोजल्स जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसके हिसाब से बनाई गई थी। जबकि ये सॉवरेन थी क्योंकि खुद अपने डिसीजंस ले सकती थी, लेकिन जो बॉडी क्रिएट की गई थी वो की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के हिसाब से। तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म था। उसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 महीने में बन गया था, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल से अधिक कुछ समय लगा उसे। जैसे कि 1947 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन 1950 तक जा कर के हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, तो इतना समय लग गया था। तो इसके बारे में ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, हम उसके बारे में फीचर्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था उस हिसाब से। फिर कहा गया था कि ये डोमिनेटेड है, एक ही पार्टी की बॉडी है कांग्रेस। हमने देखा कि 200 से ज़्यादा सीट्स तो कांग्रेस ने ही जीत ली थी, तो 389 सीट्स जो थी टोटल, उसमें से भी फिर जो मुस्लिम लीग थी वो जा चुकी थी, तो 299 सीट्स रह गई थी, तो 200 से अधिक तो कांग्रेस के पास ही थी, तो एक ही पार्टी की बॉडी रह बनकर रह गई थी ये कहा गया था। उसके बाद में ये कहा गया था कि इसमें जो ज़्यादा करके जो सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग आए हैं इस असेंबली में, वो सारे लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स की पार्टी रह गई है, ये लॉयर्स की असेंबली है, ये कहा गया था। उसके बाद में ये कहा गया था कि इसमें हिंदू ज़्यादा है, तो लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन ने ये कहा गया था ये तो बॉडी ऑफ हिंदूज़ है, कि हिंदू के बारे में ही सोचेगी, जबकि इसमें सब थे। हमने देखा कि वुमेन और मुस्लिम्स भी इसमें रिप्रेजेंट किए गए थे, लेकिन जो इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स, वो इस समय ये पार्टीशन करने की कोशिश में थे कि जो भारत है उसमें अलग अलग लोग किस तरह से एक साथ रह सकते हैं, ये सोचती। उसके बाद में विंस्टन चर्चिल जी ने कहा गया के बारे में उन्होंने ये कहा था, उनका नाम काफ़ी सुना हुआ, काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ही मेजर कम्युनिटी को भारत में रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जबकि आप आगे हमारे संविधान के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि सभी के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, बातें की गई है, तो
वो हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा है। जो आपको सवाल पूछा गया था उसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सवाल आपको ये पूछा गया था कि प्रीवी काउंसिल का जो एबोलिशन था वो कब हुआ पूरी तरह से, कि प्रीवी काउंसिल कब जाकर ख़त्म हुई, और सुप्रीम कोर्ट का उससे किस तरीके से हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है, वो आप सर्च कीजिएगा। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे। और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तभी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।